नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियां देखी थी दो। सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी, उसके बाद में दूसरी हमने देखी थी व्यवस्थापन संबंधी विधायी शक्तियां। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे नंबर 3 जो कि आप देखोगे वित्तीय वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां कि वित्त के मामले में राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां या अधिकार है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके वैसे टॉपिक समझ में तो आ रहा है ना कि राष्ट्रपति टॉपिक वैसे बड़ा जरूर है, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी। हमें सामान्य जानकारी भी होती है और साथ में हमारे कंपटीशन के अंदर जो पेपर होगा ना, उसके अंदर क्वेश्चन आने की भी पूरी पूरी संभावना है। बस आप तो एक एक फैक्ट को नोट करते हुए चलो और समझते हुए चलो, जो कि ये हो कि बार बार ना पढ़ना पड़े, एक बार पढ़ने के बाद समझ आ जाए कि हाँ, होशियार जी सर ने हमें भारतीय राज व्यवस्था बताई थी, ये मानो वो अच्छी तरीके से तैयार हो गई। चाहे वो भारतीय संविधान निर्माण की कहानी हो, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा ने कैसे भारतीय संविधान का निर्माण किया, वो आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के स्रोत, भाग, अनुसूचियां, उनके बारे में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें क्या प्रावधान है। उसके बाद में भारतीय संविधान की परम विशेषताएं, प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, और उसके बाद में हमने शुरू की थी, आपने देखा संघ सरकार की भारत में संघात्मक व्यवस्था कैसे है। उसके बाद में हमने संघ सरकार के जो 3 अंग, संघीय व्यवस्थापिका, संघीय कार्यपालिका, संघीय न्यायपालिका, तो सबसे पहले हमने शुरू किए संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद, और आप देखोगे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल का जो पद है, ये सब कार्यपालिका है। और हमने शुरू में किसको देखा? राष्ट्रपति को। और उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के। एक बार आपके रिवीजन तो हो गए ना, रिपीट हो गए ना दिमाग में कि क्या सिलेबस हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में पीछे कर लिया है, ठीक है ना। तो देखो, वित्तीय शक्तियां, वित्त के क्षेत्र में राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से कार्य करता है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो नंबर 1 इसके हस्ताक्षर या अनुमति, एक ही बात है, इसके हस्ताक्षर के बाद ही धन विधेयक विधेयक सर्वप्रथम सर्वप्रथम लोकसभा लोकसभा में पेश होता है, पेश होता है। हालांकि ये विधायी शक्ति में भी है और यहाँ वित्तीय शक्ति में भी है, क्योंकि धन विधेयक ना होता है, ध्यान रखना, जो कि इसके हस्ताक्षर या अनुमति के बाद ही बाद ही धन विधेयक जो होता है ना, वो सर्वप्रथम लोकसभा में। एक बढ़िया क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि धन विधेयक सर्वप्रथम किस में पेश होता है? लोकसभा, राज्यसभा? तो ध्यान देना, यहाँ पे आएगा लोकसभा। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि ये पेश होता है, जो कि इसकी प्रक्रिया कहाँ है? अनुच्छेद 109 में। वहीं आप देखोगे धन विधेयक की परिभाषा कहाँ है? 110 में। धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित कौन करता है? इसको प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष, या जिसे हम स्पीकर कहते हैं। लोकसभा का स्पीकर प्रमाणित करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आप देखोगे अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109, जो कि इसके हस्ताक्षर के बाद ही राष्ट्रपति के, इसके हस्ताक्षर के बाद ही आप देखोगे कोई भी जो धन विधेयक है वो सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश होगा। ध्यान देना, अनुच्छेद 109, जबकि राज्यसभा में पेश नहीं होगा, पहले सर्वप्रथम, बाद में जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा उसे 14 दिन तक रोक सकती है, विलंब कर सकती है, ठीक है ना। तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, गौर करना, जो कि यहाँ पे आप देखोगे नंबर 2 इसके इसकी अनुमति
इसकी अनुमति के बाद ही, इसकी अनुमति के बाद ही, ध्यान रखना, संसद, इसकी अनुमति के बाद ही संसद में वार्षिक वार्षिक वित्तीय वित्तीय विवरण, इसको आप कह सकते हो बजट, जो कि संविधान में इसका नाम क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया है। गौर करना, जो कि इसकी अनुमति के बाद ही संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है या ये प्रस्तुत करवाता है। गौर कर लेना, कौन, राष्ट्रपति, जो कि प्रस्तुत करेगा कौन, अपना वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर होगा ना, वो बजट पेश करता है, लेकिन करवाता कौन है, राष्ट्रपति। गौर करना, और संविधान में बजट का नाम क्या दे रखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण ये नाम दे रखा है, न कि बजट, जो कि एक वर्ष का आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है ना, वित्त मंत्री पेश करता, आपने देखा होगा लाल अटैची लेकर के, और संसद में आता है। तो कहने का मतलब पेश करेगा कौन, वित्त मंत्री, करवाएगा कौन, करवाएगा कौन, राष्ट्रपति करवाएगा। तो ध्यान देना, पेश किया जाता है इसकी अनुमति के बाद ही। अनुच्छेद कौन सा होगा, ध्यान देना, 112, अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में बताया गया, जिसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्लियर है ना? क्यों साथियों, समझ में तो आ रहा है ना? तो ध्यान देना यहाँ पे कि इसकी अनुमति, किसकी अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति, इसकी अनुमति के बाद ही संसद में जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है देश का, अनुच्छेद 112, जिसको आप कह सकते हो अपने भाषा में बजट, अपनी भाषा में क्या कह सकते हो, बजट कह सकते हो। ये भी इसका वित्तीय कार्य है, ये भी इसका वित्तीय कार्य या वित्तीय शक्ति है। उसके बाद में देखो नंबर 3, जो कि आप देखोगे यह है भारत, यह कौन, राष्ट्रपति, यह भारत की आकस्मिक निधि पर अधिकार व नियंत्रण रखता है। गौर करना, अनुच्छेद जो कि कौन सा हो जाएगा, 267 के तहत जो कि भारत का राष्ट्रपति है, वो भारत की जो आकस्मिक निधि है ना, उसके ऊपर अधिकार व नियंत्रण रखता है, कंट्रोल करता है। गौर करना, अनुच्छेद 267, यह कौन, राष्ट्रपति, भारत की जो आकस्मिक निधि है, भारत की 2 बड़ी निधि खजाने, एक तो है भारतीय संचित निधि, जिसके ऊपर तो अधिकार नियंत्रण होगा संसद का, ठीक है ना, जो महीने टू महीने पैसे निकलते हैं, ये आरबीआई के पास, ये मानो 2 बड़े कोष खजाने हैं भारत के, जो कि एक तो है भारतीय संचित निधि, जिनसे तनख्वाहें मिलती है बड़े बड़े पदाधिकारियों को, सभी को, ठीक है, उसके ऊपर तो अधिकार और नियंत्रण किसका, संसद का। हाँ, वो भी संवैधानिक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में भारतीय संचित निधि का उल्लेख है। वहीं आप देखोगे 67 के अंदर, अनुच्छेद 267 के अंदर आकस्मिक निधि का है, लेकिन इसके ऊपर अधिकार और नियंत्रण किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। गौर करना, जो कि अकस्मात अचानक देश को पैसे की जरूरत हो, मान लो कोई खिलाड़ी पदक लेके आता है, या कोई खिलाड़ी ये मानो बाहर सम्मानित होकर के आता है, तो देश में जो सम्मान दिया जाता है, ये मान लो किसी को मुआवजा दिया जाता है, कोई बम विस्फोट हो गया, बाढ़ आ गई, या भूखनन हो गया, या कोई भी प्राकृतिक आपदा हो गई हो, और उससे जो जन हानि हुई है ना, उसका एक प्रकार से भरपाई करने के लिए जो मुआवजे के रूप में पैसे दिए जाते हैं, वो इससे निकाले जाते हैं। आकस्मिक अचानक पैसे की जरूरत जो होती है ना देश को, वो इससे, और इसके ऊपर किसका अधिकार, राष्ट्रपति का, किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। ध्यान, अधिकार व नियंत्रण, चाहे आप कहोगे केंद्रीय मंत्री परिषद है, उसका मान लो प्रधानमंत्री का, लेकिन नाम किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा, ठीक है ना। भारतीय संचित निधि के ऊपर किसका, संसद का, अनुच्छेद 266, जबकि आकस्मिक निधि खजाने के ऊपर किसका, राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 267, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे नंबर 4 आप देखोगे, यह है
5 वर्ष के लिए वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत यह कौन? भारत का राष्ट्रपति। यह प्रति 5 वर्ष, गौर करना, प्रति 5 वर्ष के लिए, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है या स्थापना करता है। बता दो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में भारत में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और उसका अध्यक्ष कौन है, उसकी कालावधि। तीनों क्वेश्चन बढ़िया बन सकते हैं, ध्यान देना इस बात पे। तो कहने का वित्त आयोग का गठन करता है, अनुच्छेद कौन सा है? 280। कई बार तो ये अनुच्छेद भी आ जाता है कि अनुच्छेद 280 का संबंध किससे? वित्त आयोग से। वित्त आयोग का संबंध कौन से अनुच्छेद से? 280 से। जो कि आपने देखा 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जबकि 16वें का गठन भी कर दिया गया है। एनके सिंह की अध्यक्षता में तो 15वां चल रहा है, जबकि अरविंद पनघड़िया के नेतृत्व में 16वें का भी ये मानो गठन कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये 4 कार्य आप देखोगे राष्ट्रपति किसके क्षेत्र में? वित्त के क्षेत्र में करता है। तो ये इसकी वित्तीय शक्तियां। समझ में आ गया? कार्यपालिका मतलब प्रशासन से संबंधित, चाहे वो उसका प्रधान हो उसके नाम से, और महत्वपूर्ण नियुक्तियां। उसके बाद में व्यवस्थापन, विधायी शक्तियां तो जरूर तैयार कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपने विधायी शक्तियों में 10 पॉइंट देखे थे ना, एक से बढ़ करके एक बिंदु है उसके अंदर, बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं कंपटीशन के पेपर के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे नंबर 4 जो कि न्यायिक शक्तियां। न्याय के क्षेत्र में राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार या शक्तियां या कार्य दिए गए हैं, वो आ जाएंगे न्यायिक शक्तियों में। बस यहाँ पे शब्दों को ध्यान में रखना है। कार्यपालिका में कौन से होंगे, विधायी में कौन से कार्य होंगे, वित्तीय में कौन से होंगे, और न्यायिक में कौन से होंगे, सैनिक में कौन से होंगे, वैदेशिक में कौन से होंगे, और राज्य संबंधी कौन से होंगे। बस आपको ये शब्दावली ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो उस समय इनको देखना होगा कि कौन सा कार्य किस में आएगा, ठीक है। तो देखो न्यायिक शक्तियों में सबसे पहले 1 नंबर पे जो कि आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। जो कि ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना किसका काम है? राष्ट्रपति का काम है। गौर करना, जो कि आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट कौन? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भारत का। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत। वहीं आप देख सकते हो हाई कोर्ट, जो कि अनुच्छेद 217 के तहत, अनुच्छेद 217 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ध्यान रखना, ये नहीं कि देश के न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्य के न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल, ना जी ना, दोनों की। जो कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक ही है अपना, जबकि हाई कोर्ट पूरे देश में कितने हैं? 25 है वर्तमान में। सभी न्यायाधीशों की, चाहे वो मुख्य की पूछे चाहे अन्यों की पूछे, नियुक्ति किसके नाम? राष्ट्रपति के नाम, राष्ट्रपति करेगा सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो कि आप देख रहे हो अनुच्छेद 124 है और यहाँ अनुच्छेद 217 है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे नंबर 2 भारत के सजा प्राप्त अपराधी को क्षमादान राष्ट्रपति करता है या कर सकता है।
गौर करना एक ही बात है कि भारत के सजा प्राप्त भारत का कोई भी अपराधी हो, चाहे उसकी कोई भी सजा हो, चाहे वो फांसी की सजा हो, मृत्युदंड की हो, चाहे 20 वर्ष की हो, चाहे उम्र कैद की हो, चाहे वो 5 वर्ष की हो, उस सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है। मान लो फांसी की सजा है तो उसे माफ भी कर सकता है, 20 वर्ष की सजा है तो उसे 15, 5 या आप ये मानो 0 भी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्षमादान भी है, परिविलंबन भी है, आदि परिहार भी है, लघुकरण भी है, एक प्रकार से उसे क्षमा भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि भारत के सजा प्राप्त कोई भी अपराधी हो को क्षमादान राष्ट्रपति करता है। वेरी वेरी मोस्ट है अनुच्छेद 72। ये अनुच्छेद तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, जो कि कौन सा अनुच्छेद 72 होगा, समाधान का अनुच्छेद 72, जो भारत के किसी भी सजा प्राप्त, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी है तो राष्ट्रपति के पास अगर वो क्षमा याचना का प्रार्थना पत्र लगाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे माफ कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्ति नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पे, जो भारत का गृह मंत्री होगा ना, वो इस बात का फैसला करेगा, उस फैसले को ही राष्ट्रपति आगे बताएगा। ठीक है ना, ये नहीं वो अपने विवेक से किसी को माफ कर दे, ऐसा नहीं होता है, ध्यान देना। तो कहना भारत के सजा प्राप्त अपराधी को क्षमादान राष्ट्रपति करता है, करना चाहे तो वो तो देखेगा स्थिति कि क्षमा के लायक है कि नहीं है। मान लो कोई भी आतंकवादी, जैसे आपने नाम सुना होगा मुंबई के ताज होटल पर जो अजमल कसाब ने आतंकवादी हमला किया था, उसने भी तो क्षमा याचना प्रार्थना पत्र लगाया था, लेकिन उसको माफ नहीं किया क्योंकि वो एक आतंकवादी था। वहीं आपने देखा हमारी भारतीय संसद के ऊपर जो आतंकी हमला किया था अफजल गुरु ने, उसने भी अपनी फांसी के लिए क्षमा याचना का प्रार्थना पत्र लगाया था, लेकिन नहीं, हमने देखा हमारे उस समय के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने सभी एप्लीकेशनों को खारिज कर दिया, चढ़ा दो इनको फांसी। क्यों? क्योंकि वो माफी के लायक ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो आतंकवादी गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ावा दिया था। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि भारत के सजा प्राप्त अपराधियों को क्षमादान राष्ट्रपति करता है। वहीं ध्यान देना है कि जो हाई कोर्ट है ना, उसके जो न्यायाधीश है ना, उनका स्थानांतरण जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 222 222 के अंदर यह कहा है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर होगा, जो बदली होगी ना, वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे करेगा, परामर्श से करेगा। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर आप तीसरी ये भी न्यायिक शक्ति बता सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उससे राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 143, ठीक है ना, समझ गए होंगे, 143, जो कि आप देखोगे 143 में हालांकि बाध्यता दोनों पर नहीं है, न राष्ट्रपति उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य है और न सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है। ये तो एक प्रकार से फॉर्मेलिटी कह सकते हो, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है अगर कोई कानूनी विषय से संबंधित बात है तो। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। तो ये भी एक न्यायिक शक्ति कही जा सकती है। वैसे तो ये दो आपको ध्यान में रखनी है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। उसके बाद में देखो नंबर 5, जो कि आप देखोगे वैदेशिक शक्तियां, विदेशों से संबंधित, इसको आप कूटनीतिक शक्तियां भी कह सकते हो। वैदेशिक शक्तियां या कूटनीतिक शक्तियां, जिसके अंदर सबसे पहले एक नंबर ध्यान देना है आपको, जो कि विदेशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति करना, जो कि विदेशों में, चाहे अमेरिका में, चाहे आपको इंग्लैंड में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, रूस में, वहां पर भारत के राजदूतों की या फिर कुछ देशों में उच्चायुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, विदेशों में भारत के राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति
करना किसका काम है? राष्ट्रपति का काम है। ध्यान रखना, विदेशों के अंदर दूसरे देशों में भारत के राजदूतों की या फिर उच्चायुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इस बात को नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। चाहे वो किसी देश में, हाँ ये जरूर है, कुछ देशों में राजदूत भेजे जाते हैं और कुछ देशों में उच्चायुक्त। यहाँ पे एक अंतर ये बताते हैं कि जो राष्ट्रमंडल के देश है ना, वहां पर तो उच्चायुक्त पद है, जबकि अन्य जो देश है वहां राजदूत है। लेकिन इनके काम एक जैसे ही हैं, इनके काम आप देखोगे एक जैसे ही माने जाते हैं। उसके बाद में ध्यान देना, नंबर दो आप देखोगे विदेशी राजदूतों को भारत में अनुमति या परमिशन देना, प्रमाण पत्र देना। विदेशों के राजदूत भी तो भारत में आएंगे, उनको भारत में रहने की अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। ध्यान देना, उनको प्रमाण पत्र कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। तो ये भी राष्ट्रपति की एक वैदेशिक कूटनीतिक शक्ति कह सकते हो, जो कि विदेशी राजदूतों विदेशी राजदूतों को भारत में रहने की अनुमति देना, उनको परमिशन देना, लाइसेंस देना, एक प्रकार से प्रमाण पत्र देना भारत में रहने का। ये काम भी कौन करेगा? गौर करना, ये काम भी राष्ट्रपति का है। विदेशी राजदूतों को भारत में रहने की अनुमति देना, परमिशन देना, एक प्रकार से यहाँ पर उनके दूतावास होंगे, चाहे वो दिल्ली में हो, बंबई में हो, कलकत्ता में हो, हैदराबाद में, जहां पर भी है, उनको रहने की अनुमति कौन देगा? गौर करना, उनको रहने की अनुमति भारत का राष्ट्रपति देगा, ठीक है ना। उसके बाद में वेरी वेरी मोस्ट है 3 नंबर पे ध्यान देना, जो कि विदेशों से हुए संधि समझौता और वार्ता, जो भी संधि समझौता या वार्ता हुई है ना, उसके ऊपर हस्ताक्षर कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। साथियों गौर करना कि अगर भारत विदेशों से कोई भी संधि करता है, समझौता करता है, कोई वार्ता करता है, तो उसमें हस्ताक्षर किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे, ठीक है ना। तो कहें विदेशों से हुए संधि समझौता वार्ता पर हस्ताक्षर करता है, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। गौर करना, विदेशों से जो भी संधि हो या समझौता हो या वार्ता हो, उस पर हस्ताक्षर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री करता है। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी नहीं, ये मानो वो प्रतिनिधि के रूप में, जबकि नाम किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। चाहे वो प्रधानमंत्री करे वहां पे या अन्य कोई प्रतिनिधि करे, वो एक अलग बात है, लेकिन नाम राष्ट्रपति का होगा, चाहे किसी देश से संधि या समझौता या वार्ता की हो। तो कहने लो ये भी क्या है? वैदेशिक शक्ति है। और दूसरा आपने देखा होगा, कभी कभी राष्ट्रपति विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है। जो आपने देखा अपने आगे नेम प्लेट रखता है इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि कहने का लो, लेकिन ये जरूर है प्रतिनिधित्व वैसे तो प्रधानमंत्री करता है ज्यादा, लेकिन कभी कभार छोटे देशों में, अभी हाल ही में देखा होगा आपने, जो कि द्रौपदी मुर्मू फिजी जैसे देशों की यात्रा करके आई है। तो कहने का मतलब यही है कि राष्ट्रपति छोटे देशों में जाता है। जो बड़े देश है जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस, यहाँ पर तो कौन जाता है? प्रधानमंत्री ही जाता है। वैसे प्रतिनिधित्व तो प्रधानमंत्री ही करता है विदेशों में, जो कि इंडिया भारत की नेम प्लेट कि भारत की तरफ से मैं आया हूं। वहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि भारत को जानते हैं विदेशों में। लेकिन कभी कभार कौन? राष्ट्रपति भी, गौर करना, भारत का प्रतिनिधित्व कर देता है विदेशों में। उसके बाद में देखो आगे नंबर 6 नंबर पे आप देखोगे सैन्य शक्तियां, सेना से संबंधित। सैन्य शक्तियों का मतलब है सेना से संबंधित राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य हैं, जो कि सबसे पहले तो आप देख सकते हो नंबर 1, यह कौन है प्यारे विद्यार्थियों? यह राष्ट्रपति है। यह तीनों जो सशस्त्र बल की सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च
सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च कमांडो होता है। ध्यान देना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। हाँ, थल सेना का अध्यक्ष अलग है, वायु सेना का अध्यक्ष अलग है, जल सेना का अध्यक्ष अलग है, लेकिन तीनों का कौन है? राष्ट्रपति होगा। तो ध्यान देना, यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च कमांडो होता है। ठीक है ना। उसके बाद में आप देख सकते हो नंबर 2, जो कि तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति में भी, वैसे तो भारत सरकार करती है नियुक्ति, लेकिन इसका भी रोल होता है। ध्यान देना। उसके बाद में आप देखोगे इसकी अनुमति, अनुमति के बाद ही युद्ध व शांति विराम की घोषणा होती है। ये ध्यान रखना। हाँ, अगर ये कहना चाहो कि ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च कमांडो होता है, इससे संबंधित अनुच्छेद है क्या? वैसे तो कोई पार्टिकुलर अनुच्छेद नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 53(2) को आप मान सकते हो। तीनों सेनाओं से संबंधित बातें बताई गई है राष्ट्रपति संबंधी, अनुच्छेद 53(2) में। ठीक है ना। उसके बाद देखो, इसकी अनुमति, इसकी राष्ट्रपति, इसकी अनुमति के बाद ही युद्ध व शांति विराम की घोषणा होती है। हाँ, इतना जरूर है कि ये कहती कौन है? संसद। संसद के कहने पर ही राष्ट्रपति युद्ध और शांति विराम की घोषणा करता है। मान लो विदेशों से युद्ध हो गया हो, उस समय शांति विराम करना हो, या युद्ध की स्थिति हो गई हो तो युद्ध करना हो, तो ये सब कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। एक नया पद भी आपने देखा CDS का, जो कि चीफ डिफेंस स्टाफ जो बनाए गए हैं, वो पद भी ये मानते हैं कि राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। वैसे ये नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार करती है, भारत सरकार करती है। ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो सैनिक शक्तियां, सैन्य कार्य, सेना से संबंधित। उसके बाद में अंतिम है सामान्यकालीन शक्तियों में, जो कि राज्य संबंधी शक्तियां और अन्य कार्य गौर करना। राज्य संबंधी, जो कि इसके राज्य संबंधी शक्तियों में आप 1-2 पॉइंट देख सकते हो, कई बार वो भी पूछ लिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, जो कि राज्य संबंधी में सबसे पहले तो आप देख सकते हो नंबर 1, भारत में कोई भी नया राज्य का गठन करना हो, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, सीमा में कटौती बढ़ोतरी करनी हो, तो राष्ट्रपति की ही अनुमति से होगा, उसके ही हस्ताक्षर होंगे, उसके ही हस्ताक्षर होते हैं, तभी नए राज्य का गठन होता है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन होता है या फिर उसकी सीमा में कटौती बढ़ोतरी होती है, तो साइन किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे। ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पे आप कह सकते हो कि राज्य के कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति अनुमति भी देता है, कुछ विधेयकों पर, जो कि अनुच्छेद 201 के तहत, 201 है, ध्यान रखना। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राज्यपाल अपने पास सुरक्षित रखता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, जबकि राज्य में जो विधेयक होते हैं ना, वैसे तो राज्यपाल करता है। ठीक है ना। लेकिन कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति भी आवश्यक है। उसके बाद में आप देखोगे कुछ अन्य कार्यों में आप देख सकते हो, जो कि अन्य कार्य में पहला तो ये देखोगे आप, जो कि ये भारत के जितने भी बड़े आयोग, बोर्ड, कमिश्नर जितने भी बने हुए हैं, उन आयोगों से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करता है। वार्षिक प्रतिवेदन इसी को देते हैं। चाहे आप कहोगे वार्षिक प्रतिवेदनों में, जो कि CAG कहेगा अपना वार्षिक प्रतिवेदन, जो कि 151 के अनुच्छेद के तहत किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, लेकिन देगा किसे? वार्षिक रिपोर्ट। आप कहोगे उसे प्रतिवेदन भी कह सकते हो, आलेखन भी कह सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद में आप देखोगे जो कि वित्त आयोग अनुच्छेद आप देखो 281 के तहत किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा अपना प्रतिवेदन। वहीं आप देखो UPSC संघ लोक सेवा आयोग,
यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो कि 323, ये अनुच्छेद भी कई बार आ जाते हैं, गौर करना। कहने का मतलब यही है कि कुछ जो आयोग है भारत के बड़े, जो कमीशन बड़े हुए, जो कि आप देखो बोर्ड बने हुए ना, वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं? वित्त आयोग को देते हैं, जो कि राष्ट्रपति को देते हैं, जिसमें आप देखो कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, वहीं आप देखो वित्त आयोग है भारत का, वहीं आप देखो यूपीएससी है, वही आप देखो मानवाधिकार आयोग है राष्ट्रीय, महिला आयोग है राष्ट्रीय। ये सब अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। उसके बाद में आप देख सकते हो नंबर 2 पे ये अनुच्छेद तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। इन अनुच्छेदों को लेकर के भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूपीएससी अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है, बताओ कौन से अनुच्छेद में? 323 में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 नंबर आप देख सकते हो कि भारत में जो भी सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं वो भी कौन देगा? राष्ट्रपति ही देगा। जो सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं, नागरिकता दी जाती है, इनसे संबंधित जो प्रावधान है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, वो अन्य कार्यों में आ जाते हैं। तो ये थी राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियां प्यारे विद्यार्थियों, ये 7 पॉइंट है, वैसे कोई संख्या नहीं है। आपको ये मानो कि महत्वपूर्ण बातें जरूर तैयार करनी है, जो कि सबसे पहले हमने वित्तीय शक्तियों के ऊपर चर्चा की। ये 4 प्रकार की वित्तीय शक्तियां हैं राष्ट्रपति को। उसके बाद में आपने देखा जो कि न्यायिक शक्तियां, ये एक दो और भी मैंने बताई थी, अगर आपने नोट की हो तो। उसके बाद में विदेशों से संबंधित कूटनीतिक शक्तियां कौन सी हैं? 3। चौथी ये भी कह सकते हो कभी कभी ये मानो भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है विदेशों में राष्ट्रपति। और उसके बाद में आपने देखा सैन्य शक्तियां, ये 2 इसकी महत्वपूर्ण है, जो कि सर्वोच्च कमांडो होता है तीनों सशस्त्र बल की सेनाओं का। और वहीं आपने देखा युद्ध और शांति विराम की घोषणा करता है। हालांकि ये जरूर है, अनुमति कौन देती है? संसद। कहेगी कौन? संसद, लेकिन करेगा कौन? राष्ट्रपति। और उसके बाद में राज्य संबंधी शक्ति और अन्य कार्य। तो ये देखिए आपने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां तो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे, जबकि अब हमने बात की थी सामान्य कालीन, शांतिकालीन। जब देश सामान्य स्थिति में होगा तो राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करेगा? ये 7 प्रकार के कार्य करेगा। आपको शब्द से जरूर ध्यान रखना है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति का मतलब है प्रशासनिक कार्य। वहीं व्यवस्थापन संबंधी, व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति है, उसका नाम है विधायी कार्य। ये जरूर गौर कर लेना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ओके प्यारे विद्यार्थियों।